साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक्स मंच पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी साथियों? एक नया अधिकार शुरू करते हैं। मूल अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें केवल दो ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। आज 29 को पढ़ते हैं, कल 30 को पढ़ लेंगे। देखो साथियों, संविधान निर्माण जब हो रहा था तो उस समय देश में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या थी और साथ में बहुत सी भाषाओं के समूह थे। उनको इस बात की चिंता थी कि स्वतंत्र भारत में कभी उनकी स्थिति वंचित समूह की ना हो जाए। और फिर बीच में पाकिस्तान का निर्माण हो गया। जब भारत का संविधान बन रहा था उसी समय विभाजन भी हो गया, तो फिर ये मुद्दा और ज्यादा चर्चित हो गया कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं और भारत में रहने की इच्छा रखते हैं, कभी ऐसा ना हो जाए कि बहुसंख्यक लोग उन पर दबाव बनाएं, उन पर अपना प्रभुत्व कायम करें। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि अल्पसंख्यकों की जो विशेष सुरक्षा होनी चाहिए उसके लिए मूल अधिकारों में गारंटी देनी चाहिए। तो अनुच्छेद 29 और 30 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 29 का टाइटल है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। एक बात मैं पहले यहां स्पष्ट कर देता हूं, इसका टाइटल तो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो कि इसमें किया गया है, लेकिन यह अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। इसकी भाषा से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें दो ही बातें हैं मुख्य रूप से। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को, तो एक तो हमें नागरिक शब्द याद रखना है कि यह अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है। तो भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक है, उनका कोई भी वर्ग है, सेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, उनके किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो अनुच्छेद 29 में इस भाषा से स्पष्ट हो गया कि यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि नागरिकों के किसी अनुभाग का मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हैं। एक तो तकनीकी ये चीज ध्यान रखनी, केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो 30 है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये सबके लिए है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण है, बहुसंख्यक का भी है। तो अल्पसंख्यकों की जरूरत थी तो वो इसमें डाल दिया गया, इसलिए इसका टाइटल भी हमने ये संविधान निर्माताओं ने रख दिया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि कोई भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार हो। ठीक है, दूसरी बात ये लिखी हुई है, ये तो एक बात हो गई। हाँ, दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ऐसा कोई संस्थान है जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, राज्य द्वारा पोषित है, ऐसे शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना है। तो प्रवेश लेने में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या फिर इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है। रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, या फिर इनमें से, यानी ये चार जो हैं, इनमें से केवल इनके आधार पर, बाकी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, आचार संहिता लगी हुई होती है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वो गलत है। लेकिन ऐसा ही मामला जब किसी ने वोट मांगे कि हम आपकी भाषा को बचाएंगे, तो क्या ये गलत है? भाषा के आधार पर वोट मांगना, राजनीतिक भाषण देना, क्या ये भ्रष्ट आचरण के दायरे में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो, नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए अगर राजनीतिक भाषण दिया जाता है या कोई वादे किए जाते हैं तो भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आता है।
एक चीज ये ध्यान रखनी है, सिर्फ याद रखना, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि लिखवाने में फिर बहुत एक आप केवल पॉलिटी का ही बहुत बड़ा रजिस्टर आपका बन जाएगा। लिमिटेड चीज को रखेंगे, बहुत लिमिटेड भी नहीं, हम तो पहले ही विस्तार से चल रहे हैं। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल 15 था उसमें भाषा के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया था और अनुच्छेद 29 में भाषा को शामिल किया गया। अनुच्छेद 15 में लिंग और जन्म स्थान का उल्लेख था जो यहां पर नहीं है। तो ये चीजें याद रख लेना, यानी अनुच्छेद 15 में भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, मतलब भाषा नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहां पर भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में ऐसा हो सकता है, वहां शिक्षण संस्थान में प्रवेश से संबंधित ही है वो। तो इन बातों का ध्यान रखना कि 15 में कौन कौन से शब्द लिखे हैं, 16 में कौन से लिखे हैं, 29 में क्या लिखा है, 30 में क्या लिखा है, इनको ध्यान रख लेना। सबको बराबर मान के मत चल लेना कि रट लिया आपने धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा जो भी है सारी चीजें नहीं है, हर अनुच्छेद में अलग अलग है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 29। इसमें केवल ये दो बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और एक इसमें यह याद रखना कि केवल अल्पसंख्यकों का नहीं है, ये बहुसंख्यकों का है। और एक ये बात है कि अगर कोई ऐसी संस्था है, शिक्षा संस्था, जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त होती है, तो फिर उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेद वो वंचित नहीं किया जाएगा उनमें प्रवेश लेने से। तो लिखो, हेडिंग डालो, आज तो अधिकार बदल गया है, तो इसमें लिखो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हेडिंग डाल लो। फिर अनुच्छेद ये 29-30 लिख लो, फिर अनुच्छेद 29 लिखो और टाइटल लिख लो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर इसमें लिखना शुरू करो। इसमें लिखो नंबर 1 डाल के, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग, सेक्शन लिख सकते हो, वर्ग लिख लो, को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। यहां से लिख सकते हो। नंबर, इसी में एक लाइन छोड़ के आगे लिख लो, अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि नागरिकों के किसी अनुभाग का मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हैं। इसमें यह भी कहीं लिख लेना कि यह केवल नागरिकों के लिए है, क्योंकि ऊपर ही लिखवा दिया हमने, तो नागरिक शब्द लिखा हुआ है, तो सबके लिए नहीं है, विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारत के नागरिकों के लिए। नंबर 2 डाल के लिखो, राज्य द्वारा पोषित अर्थात राज्य निधि से प्राप्त सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 वाली बात लिखना चाहो तो लिख लो नोट डाल के कि अनुच्छेद 15 में भाषा के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 में भाषा को शामिल किया गया है। और ये आप खुद ही ऐसा तो अंतर खुद कर लिया करो, जो भी मिलते जुलते चीजें लिखी हुई है एक अनुच्छेद में, वो बात ऐसा लग रहा है कि ये दोनों से मुझे दिक्कत हो सकती है, मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, लगभग मिलती जुलती बात उसमें लिख रही है, लगभग दूसरे अनुच्छेद में भी वैसी बात लिख रही है, तो फिर आप उन दोनों अनुच्छेदों को साथ साथ लिख ले। जहां 15 लिखा है वहां कहीं भी जगह हो, साइड में जगह करके वहां ये लिख ले अनुच्छेद 29 में ये आधार है, 16 में, 16 तो वहीं लिखा होगा, 15 के नीचे लिखा होगा, तो उसमें ये है। और जब 29 पढ़ो तो 15 और 16 को भी आप वहां कहीं छोटे से स्थान पर लिख सकते हो, ताकि वहां की वहां तीनों, आपको तीनों का रिवीजन फिर दोबारा हो जाए। जो भी ऐसी बातें होती उनको हर जगह पर साथ लिख लो,
और बाकी आपका लेवल बहुत हाई है, आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाता है, तो फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एवरेज स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। तो साथियों, एक छोटी सी चर्चा अनुच्छेद 29 पर, कल 30 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।